हेलो एवरीवन। वेलकम टू शॉम्बुधि। सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है वो फिर से होने वाला है 2025 में। मार्च का जो महीना है उस महीने में होगा। जैसे कि पिछले बार भी हुआ था, उसके बाद में सीयूईटी यूजी का भी होगा। तो लोग जानते ही हो कि जो हमारा ये जो वीडियोस है, सीरीज ऑफ वीडियो हम देते हैं, ये साइकोलॉजी के ऊपर बेस करके होता है। साइकोलॉजी का जो सिलेबस होता है, जैसे कि सीयूईटी का सिलेबस होता है, एंड जो यूजी पीजी वैसे कॉलेज का जो होता है, नर्सिंग का जो सिलेबस होता है, ऑलमोस्ट कवर कर कर ही लेते हैं। मोर और लेस सेम ही रहते हैं। तो साइकोलॉजी के ऊपर जो वीडियोस हम इसमें बनाते हैं इस चैनल में, तो आप अगर साथ में रहेंगे, फॉलो करेंगे, तो साइकोलॉजी का हर एक जो डाउट्स है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लेके, सिलेबस को लेके जो भी आपके मन में डाउट्स है वो क्लियर हो ही जाएगा। इसलिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके साथ में जरूर रहना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी का एग्जाम होने वाला है 2025 में। तो उसका जो सिलेबस होगा, वो सिलेबस पहले जानना पड़ेगा। तो सिलेबस कैसा होता है? सिलेबस में कोई अभी तक कुछ चेंज नहीं आया। जो पिछले बार का जैसा था वैसा ही है। जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है वही है। अभी तक ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें कुछ एडिशन ऑल्टरेशन हुआ है। पर जो उसके साइड में सीयूईटी पीजी समर्थ ऐसा करके जो साइट वेबसाइट है, उन लोगों का ऑफिशियल जो सिलेबस दे के रखा है, तो उस सिलेबस के हिसाब से हम बात करेंगे आज डिटेल्स में। मतलब कि जैसे कि सिलेबस ऐसे करके दिया रखा गया है, जैसे कि हेडलाइन के तरह जो 10-11 जो सिलेबस का हेडिंग्स जैसे कि दिया हुआ है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो इसके अंडर में, इस हेडिंग्स के अंडर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किस किस चैप्टर को ज्यादा एम्फोसिस करना पड़ेगा, तो उसको अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो कैसे हम लोग एग्जाम में प्रिपेयर कर पाएंगे, है ना? तो इसलिए हम लोगों का आज का जो वीडियो है वो सिलेबस का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्ड एनालिसिस है, उसको लेके हम लोग बात करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ओके, तो इंट्रोडक्टरी हम लोग साइकोलॉजी से इंट्रोडक्शन लेंगे यहाँ पे। तो क्या क्या है देखो, इसके अंदर क्या क्या पड़ेगा। जो नेचर एंड डेफिनेशन वो तो होगा ही। नेचर होगा, ये साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का नेचर क्या है, क्या कैसे ये एक बिहेवियरल साइंस होता है, वो बिहेवियरल साइंस का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें आता है। ओके, इसके बाद आता है, देखिए, स्कोप और ब्रांचेस। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के मतलब क्या होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है साइकोलॉजी पढ़ के, वो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ लेते हैं। इसको स्कोप भी कहते हैं। मतलब क्या क्या ब्रांचेस होता है, ये भी, ये ब्रांच जो जो भी ब्रांच है वही स्कोप है। जितना ब्रांचेस होगा उतना अपॉर्चुनिटीज है, उतना प्लेटफॉर्म है, उतना स्कोप है ना? तो इसलिए, तो इसको और एक बात में हम लोग और एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो हमारा इसी चैनल में और एक वीडियो है, जैसे कि अप्लाइड वर्सेस प्योर करके एक वीडियो है, वो आप जाके देख लेना। ये इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के हेडलाइन से ही आता है वो वीडियो, कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या है। उसके बाद आएगा हिस्ट्री। जैसे कि हिस्ट्री क्या होता है, कैसे कैसे साइकोलॉजी आज का मॉडर्न साइकोलॉजी में आया। मतलब जो आज का मॉडर्न साइकोलॉजी है वो पहले तो नहीं था वैसा। तो वो उसका जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन था, जो इंडियन पर्सपेक्टिव कुछ कुछ था। एंड आज जो मॉडर्न साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस्ड होके हम लोग जो अब जो पढ़ते हैं वो साइंस, उसके पहले से ही इंडियन जो हमारा जो भगवत गीता है, और जो इंडियन पर्सपेक्टिव्स है, और बुद्धिज्म है, एंड ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन द इंडियन पर्सपेक्टिव। बट चिंता लेने का कोई बात नहीं, कि क्योंकि इसका जो हिस्ट्री पार्ट है, जो इंडियन वर्सेस वेस्टर्न, ये सब हम भगवत गीता के बारे में बात किया, बुद्धिज्म, ऐसा कुछ उसका डिटेल में नहीं जाना है। पर छोटा छोटा करके थोड़ा सा कंसेप्ट लेने से ही काम चल जाएगा। ओके, तो
इसके बाद आएगा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, अलग अलग स्कूल्स अलग अलग अप्रोच बताते हैं, उस अलग अलग अप्रोच से हम लोग आगे जाके देखेंगे कि बहुत सारा मतलब थेरेपी में बहुत सारा थ्योरीज होता है। थेरेपी जो एबनॉर्मल क्लिनिकल साइकोलॉजी में थेरेपीज होता है, वो अप्रोचेस पर्सपेक्टिव बदल बदल जाते हैं स्कूल्स के हिसाब से। तो वे ये एक तरीके का जर्नी ऑफ बीइंग अ बिहेवियर साइंस भी है, क्योंकि स्कूल्स जो होता है, जो अप्रोचेस होता है, उसका एक क्रोनोलॉजी रहता है। आप लोग देखेंगे जो पहले सबसे प्राचीन जो स्कूल है, जो उसके बाद जो आया, उसके बाद जो है अप्रोचेस में मॉडर्निज्म एड ऑन होते हुए आगे बढ़ते गए। तो ये जो है, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आता है। उसके बाद आएगा मेथड्स, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या क्या मेथड्स है? हम लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी बिहेवियरल साइंस, इट इज अ साइंस। सो as it is a science, so there must be a method and objective to progress with this सब्जेक्ट। तो ये मेथड्स भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में आएगा। क्या क्या मेथड्स वो है, वो हम यूज करते हैं कि हम लोग जब साइकोलॉजी आगे बढ़ेंगे, साइकोलॉजी में आगे अगला वाला जो चैप्टर्स है, तो उसपे क्या क्या मेथड्स होगा, मेथड्स की कौन कौन से मेथड्स के ऊपर डिपेंड करके हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी को, उसी के बारे में बात किया गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ये जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है, इसका तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है। आपको लगेगा क्या पढ़ूं या क्या नहीं पढ़ूं, बट ये जो चीज है ना, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जो बेसिस होता है हमारा बायोलॉजिकल, मतलब कि हम जो हमारा जो शरीर है, हाँ, शरीर तो स्लेव होता है माइंड का। तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इसके ऊपर माइंड का इन्फ्लुएंस है। और वाइस वर्सा भी है, बॉडी का इन्फ्लुएंस भी माइंड के ऊपर पड़ जाता है। तो ये लोग मतलब आपस में ऐसे कॉम्प्लीमेंटरी काम करता है। तो पहले तो हम लोग का जो ये शरीर का जो मतलब मॉनिटर होता है हमारा ब्रेन, ये कंप्यूटर का जो जैसे मॉनिटरिंग पार्ट होता है, जैसे कि हमारा ब्रेन भी हमारा शरीर का मॉनिटरिंग पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। वो ब्रेन ही सब कुछ मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। तो वही ब्रेन का जो बेसिस वो जानना पड़ेगा। तो इसलिए हमको जानना पड़ेगा क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, जो कि एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, सेल होता है ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का। ओके, तो ये नर्वस सिस्टम नेक्स्ट आता है। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। एंडोक्रिन सिस्टम, जैसे कि हार्मोन्स हम लोग जानते हैं, जो केमिकल मैसेंजर सिस्टम है हमारे शरीर में। हम लोग बहुत जल्द ही आ, इस सिलेबस के अंडर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग फ्यूचर में वीडियो लाने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे, वो वीडियो हम पहले लाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला चैप्टर, लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग एंड मेमोरी, देखो सीखना एंड याद रखना, ये दो तो हैंड इन हैंड काम करता है। जो हम सीखते हैं वो याद अगर नहीं रहेगा तो सीखने का मतलब नहीं होता है। वो लर्निंग एंड मेमोरी इसलिए एक जगह दिया गया है। बट ये लर्निंग एंड मेमोरी का अलग अलग थ्योरीज भी होता है। तो क्या होता है, पहले तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग हम जानेंगे, उसके बाद थ्योरीज ऑफ मेमोरी हम जानेंगे। ये जो पहले वाला थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ मेमोरी है। ये जो थ्योरीज हम मेमोरी का थ्योरी हम बता रहे हैं कि थ्योरीज का बहुत बहुत सारा मॉडल्स होता है मेमोरी का। ओके, वो सब मॉडल्स दिया गया है। लर्निंग एंड मेमोरी जो होता है, लर्निंग एंड मेमोरी एक साथ बताया जाता है, क्योंकि लर्निंग जो होता है वो याद नहीं करेंगे हम लोग तो लर्निंग संपन्न नहीं होता है, इसलिए लर्निंग एंड मेमोरी हैंड इन हैंड चलता है। तो पहले जो आता है लर्निंग का सोल जो सिलेबस में होता है, जो लर्निंग थ्योरीज, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया, पेवलोव्स थ्योरी, एंड उसके बाद आता है बिहेवियरिज्म। उसके बाद आता है जो अदर थ्योरीज लाइक इंस्ट्रूमेंटल थ्योरीज एंड इनसाइट लर्निंग थ्योरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लर्निंग थ्योरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज आप लोग को जानना पड़ेगा। ओके, कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। तो टाइप्स, इसके बाद आता है मेमोरी।
लर्निंग में थ्योरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके थोड़ा बहुत आप लोग फिजियोलॉजिकल बेसिस थोड़ा बहुत जानेंगे, वो तो आप लोग बायोलॉजिकल बेसिस भी थोड़ा बहुत जान जाओगे। तो उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी टाइप्स कितना होता है, कैसे कैसे कितने टाइप का मेमोरी होता है, जैसे कि एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड आइकॉनिक, इकोइक, ये जैसे जैसे मेमोरीज डिफरेंट टाइप का होता है वो दिया गया है। मेमोरी स्पैन, स्पैन क्या होता है, वो कैसे मेमोरी स्पैन हम लोग काउंट कर लेते हैं। मॉडल्स और थ्योरीज ऑफ मेमोरी, मेमोरी मॉडल्स बहुत सारा दिया गया है, वो उसको ही हम लोग थ्योरीज भी कह सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है फॉरगेटिंग। तो मेमोरी अगर है, हम लोग भूल भी बहुत जाते हैं ना, समय समय हम बोलते हैं आहा भूल गए, तो ये भूलना, फॉरगेटिंग भी एक प्रोसेस होता है। ये फॉरगेटिंग को कम करना, ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज करना, ये कैसे होता है, ये इसको कहता है कि इम्प्रूविंग ऑफ मेमोरी। ओके, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। तो जो लर्निंग है, लर्निंग का थ्योरीज, मेमोरी है, मेमोरी का नेचर डेफिनेशन, नेचर एंड डेफिनेशन बहुत कॉमन है, सब में आपको जानना पड़ेगा। तो जिस चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, तो आगे आगे जितना हम बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि नेचर एंड डेफिनेशन कॉमन रहेगा। इसमें भी, लर्निंग में भी, मेमोरी में भी नेचर एंड डेफिनेशन तो रहेगा ही। ओके, इसके अलावा भी थ्योरीज रहेगा, टाइप्स टाइप्स रहेगा, मेमोरी स्पैन, मॉडल्स, फॉरगेटिंग, इम्प्रूविंग मेमोरी एक्सेट्रा। इसके बाद का जो पोर्शन है वो है हमारा सेंसेशन एंड परसेप्शन। जो हमारा सेंसेशन एंड परसेप्शन होता है, ये बहुत ही, मतलब सेंसेशन परसेप्शन को एक साथ अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा जाने वाला है। तो कुछ नहीं, बट ये भी हैंड इन हैंड चलता है। अगर सेंसेशन नहीं होगा तो परसेप्शन भी नहीं होता है, आप लोग जान ही जाओगे। तो डेफिनेशन नेचर तो कॉमन ही रहेगा, अभी हम जैसे बताए कुछ देर पहले। थ्योरीज ऑफ अटेंशन जो हुआ है, अटेंशन का जो थ्योरी है, थ्योरीज आता है इसमें। नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ सेंसेशन आएगा, वे सेंसेशन क्या होता है, क्या नेचर होता है इसका। इसमें आएगा सेंसरी सिस्टम, जो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स है, ये सिस्टम होता है। ये जो ये हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स है, इसके थ्रू हम लोग सेंसेस अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर, ब्रेन तक पहुंच जाते हैं हमारा सेंसेशन। तो उसके बाद आता है सेंसरी सिस्टम। ये सिस्टम, पूरा एक सिस्टम कैसे काम करता है, जैसे कि ये जो हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स है, ये तो रिसीव कर लिए, उसके बाद क्या होता है, वो होता है पूरा सेंसरी सिस्टम। वो सेंसेस रिसीव करके वो ब्रेन तक भेजते हैं, ये होता है टोटल सेंसरी सिस्टम। ब्रेन उसके बाद में कम्युनिकेट करता है, वो प्रोसेस करता है वो इंफॉर्मेशन को, उसी को हम परसेप्शन कहता है। तो ये, इसको लेके, सेंसेशन परसेप्शन को लेके वीडियोस में हम लोग ज्यादा बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन आ गया, तो प्रोसेस जब कर लिया तो परसेप्शन हो गया, उसका भी नेचर डेफिनेशन होता है अलग। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि जेस्टल लॉ होता है, वो आएगा इसमें। चलिए और देखते हैं। इसी सेंसेशन एंड परसेप्शन में फिगर एंड ग्राउंड कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या हम लोग कैसे देखते हैं, ओके, किसी चीज को हम लोग कैसे देखते हैं, फिगर एंड ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने जा रहा है। तो इसको लेकर अगर वीडियो आप लोग चाहोगे तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो मिस हो सकता है। ओके, तो इसके बाद जो आता है परसेप्चुअल सेट। परसेप्चुअल सेट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसिस, क्या होता है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंस की, जो चीजों को हम एज इट इज देख लेते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट डिस्टेंस से, थोड़ा बहुत वो नहीं होता है, मतलब उतना ज्यादा भी कंफ्यूजन नहीं होता है, वो कॉन्स्टेंसिस के बारे में होता है, वो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसिस के लिए होता है। डेप्थ परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन में आ जाएगा मोनोकुलर क्यूज, बाइनोकुलर क्यूज, इसको लेके मतलब जो कंसेप्ट है वो आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद आएगा मोशन परसेप्शन एंड देन इल्यूशन। जो हम लोग जानते हैं इल्यूशंस क्या होता है, बहुत कुछ सिलेक्टिव इल्यूशन का, जैसे कि मून इल्यूशन होता है, पॉन्स इल्यूशन, उसके बाद आता है गुलेरिया इल्यूशन। ये थोड़ा बहुत, बहुत ही रेपुटेड इल्यूशन के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। इमोशन एंड मोटिवेशन,
इमोशन मोटिवेशन ये जो हेडिंग है सिलेबस के अंदर, इसके अंदर क्या पढ़ता है, फिर से डेफिनेशन एंड नेचर। उसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ इमोशन। इमोशन को लेकर बहुत सारा थ्योरीज है, जेम्स लैंड से शुरू करके आपका जो स्कैटर सिंगर थ्योरी है, लैजरस थ्योरी है, ये सब थ्योरीज आपको जानना पड़ेगा। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन। इमोशन का एक बहुत बड़ा बेसिस होता है क्या ना, फिजियोलॉजिकल बेसिस, जैसे कि ब्रेन का जो पोर्शंस बहुत सारा बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशनल एक्सप्रेशंस में, कौन कौन सा पोर्शंस रिस्पॉन्सिबल होता है वो जानना पड़ेगा। तो ये ये हुआ फिजियोलॉजिकल बेसिस। अब आया नेचर ऑफ मोटिवेशन। अब आएगा हमारा मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्या चीज होता है, कैसे वो इमोशन से अलग होता है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। तो ये थ्योरीज में मास्लोव्स आ जाएगा, ओके, ईआरजी थ्योरी आ जाएगा। तो ये सब थ्योरीज हम लोगों तक कॉमन ही है, हम लोग ऑलरेडी यूजी में पढ़ चुके हैं। तो इसी को लेके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे पीजी के तरफ। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस तो हम लोग जानते हैं, इंटेलिजेंस के अंदर जरूर वो थ्योरीज होगा, डेफिनेशन होगा, नेचर होगा। ओके, डिफरेंट जो अप्रोचेस है इंटेलिजेंस को लेके, जैसे कि ये जो थ्योरीज है, थ्योरीज डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से बनी हुई है। जैसे कि हम लोग कह रहे थे जो स्कूल्स को लेके, मतलब इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में जो स्कूल्स और अप्रोचेस हम बता रहे थे ना, वो अप्रोचेस को लेके अलग अलग जो थ्योरी बना है, वो अप्रोच को लेके थोड़ा बहुत आपको जानना है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस क्या क्या होता है, जैसे कि आप लोग तो जानते ही है, जो गार्डनर्स थ्योरी है, जो स्पीयरमैन्स थ्योरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा थ्योरीज है। ये सब को लेकर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस थ्योरी आपको जानना ही पड़ेगा। थ्योरी ऑफ ईआई, ईआई मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो इमोशनल इंटेलिजेंस, नॉट ओनली इमोशनल इंटेलिजेंस इज थोड़ा बहुत डिफरेंट फ्रॉम द इमोशन इटसेल्फ। तो थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, कि गोलमैन का थ्योरी है। थोड़ा बहुत कंसेप्ट को आपको जानना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है, कौन कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन कौन सी फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं हम लोग का इंटेलिजेंस। वैसे जेनेटिक फैक्टर तो है ही, वो तो हम लोग जानते हैं, बहुत कॉमनली नोन एक फैक्टर होता है। उसके अलावा भी और भी जो फैक्टर्स है, उसको हमको जानना पड़ेगा। एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस, एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस के जैसे कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है और जो रिटार्डेडनेस है हमारे अंदर, जो भी पॉपुलेशन के अंदर, उसका क्या क्या नेचर होता है, क्या क्या सिम्टम्स होता है वो। ओके, तो मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इसमें ही आएगा, पर जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है उसमें इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट अलग अलग से दिया गया है, तो इसलिए हम लोग वो उसका डिटेल्स उसमें डिस्कस करेंगे अगले वाली पार्ट में। तो इसलिए हम इंटेलिजेंस को यहाँ तक खत्म करते हैं। तो अब आता है और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, पर्सनालिटी। ओके, ये पर्सनालिटी क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होता है वो कोई दूसरे वीडियो में हम लोग जरूर बताएंगे, पर जो पर्सनालिटी का जो सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना होगा, वो सिर्फ हम इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन एंड नेचर, नेचर डेफिनेशन कॉमन है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी वही जो फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी सेम ही होता है। ओके, कल्चर, जेंडर एंड पर्सनालिटी, जैसे कि हम लोग पर्सनालिटी हमारा शेप होता है, वो कल्चर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे कैसे पर्सनालिटी शेप होता है, उसको लेकर थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम लोग को जानना पड़ेगा। थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, जैसे कि थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसमें। जैसे कि फ्रॉइड साइकोडायनेमिक थ्योरीज, उसमें देखो आ जाएगा, वो आइसबर्ग थ्योरी भी आ जाएगा, उसमें जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस वो भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत जो डिफेंस मैकेनिज्म वो भी आ जाएगा। देखिए, साइकोसोशल थ्योरीज के बाद एरिक एरिक्सन का आता है, आइजेंक्स थ्योरी, ट्रेट थ्योरीज में बहुत सारा आता है, जैसे कि केटल्स थ्योरी, ऑलपोर्ट थ्योरी, एटसेट्रा। So personalities itself is a big thing. It's a umbrella term. Every single headline or heading of the syllabus is a an umbrella term. So हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ये जो डेफिनेशन है, जैसे कि पर्सनालिटी सिलेबस में है, पर्सनालिटी, अब देखिए पर्सनालिटी में कितना कुछ रहता है, पर कितना पोर्शन हम लोग को मतलब पढ़ना चाहिए, कौन सा ऐसा पोर्शन है
जो क्वेश्चन में से बहुत बार बहुत फ्रीक्वेंटली यू नो सीयूईटी जैसे कि जो लोग कंडक्ट करते हैं उस उन लोग का मतलब बहुत फेवरेट होता है वो क्वेश्चन, बार बार से क्वेश्चन आता है। तो ये सब होता है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट होता है, कोई चिंता का विषय नहीं है। पर जो एक बदलाव आया है वो होता है जो पिछली बार मतलब कि जो 2024 का जो सीयूईटी पीजी एग्जाम था उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखा गया है कि जो हम लोग जानते हैं इतना दिन तक मतलब जब इसे सीयूईटी शुरू हुआ है पर्सनालिटी में से बहुत सारा क्वेश्चंस आता था, जैसे कि साइकोमेट्री से बहुत सारा क्वेश्चंस आता था। पर्सनालिटी का तो बहुत फेवरेट पार्ट होता था। हाँ, पर लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया वो सोशल साइकोलॉजिस्ट में से बहुत सारा क्वेश्चन आ गया था, पर्सनालिटी में से मतलब हार्डली आया था कुछ, ऐसा कुछ देखा गया था पैटर्न में चेंजेस। तो इसलिए हम लोग बताते हैं जो भी ट्रेंड हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड हो रहा है 2-3 साल से 4 साल से, ऐसा ट्रेंड होता है कि यही पढ़ना है बाकी सब नहीं पढ़ना। ऐसा गलती मत करना। समय समय पे कुछ डिफरेंस आता है, कुछ चेंजेस आता है तो वो उसका रिफ्लेक्शन पेपर में पड़ जाता है। ओके, तो इन्होंने सोच लिया चलो बहुत हो गया पर्सनैलिटी, अब सोशल में से बहुत सारा दे दे। तो कभी मत स्किप करना कुछ भी थी। तो हाँ, आप ये कर सकते हो कि बहुत ज्यादा एम्फोसिस, तो हमारा सजेशन ये रहेगा बहुत ज्यादा एम्फोसिस हर एक चैप्टर में से कुछ पोर्शन को आप कर सकते हो, पर हर एक चैप्टर को आपको एम्फोसिस देना पड़ेगा, कुछ चीजों को ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, तो ये सिलेबस बहुत लंबा होने जा रहा है बिकॉज और भी सारा हेडलाइंस है। जो अगले पार्ट 2 वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द, वो पार्ट 2 वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। अब तब तक के लिए आप लोग जो लोग नए हो वो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही पास आने वाला है आप लोग का एग्जाम। हमारा जो ये चैनल है इसमें आप लोग का सिलेबस ओरिएंटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड डाउट्स, बहुत कुछ ऐसा वीडियो हम लोग देने वाले हैं। और डिटेल्स और भी मॉनिटर्ड एंड गाइडेड अगर कुछ कोर्स आप लोग चाहते हो, कोई नोट्स चाहते हो एटसेट्रा, तो हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग का एक वेल ऑर्गेनाइज कोर्स हम डिजाइन किए हैं। तो हम लोग सीयूईटी का गाइडेंस देते हैं। ओके, सो आज के लिए यहाँ तक, पर्सनालिटी तक। पार्ट 2 वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। ओके, थैंक यू।